हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग अगस्त 2024 का जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसका पार्ट 1 करेंगे। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरे महीने का होगा जो कि कुछ पार्ट्स में होगा जिससे कि वीडियोस लेंदी ना हो और आप लोग को उससे परेशानी ना हो। तो जो पहली न्यूज़ है वो ये बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 16.1% हो गया है जून 2024 के नेट प्रॉफिट के हिसाब से। हालांकि जो सीक्वेंशियल ग्रोथ है वो कम हुआ है, वो 6.7% से डिक्लाइन हो गया है और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो बढ़ गया है। अब सीक्वेंशियल और ईयर ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मतलब हुआ कि जब हम जून 24 के क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो हम उसको जून 23 के क्वार्टर का जो रिजल्ट होगा उससे कंपेयर करेंगे, इसको बोलते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। लेकिन सीक्वेंशियल का मतलब ये होता है कि जब हम जून 24 के डेटा को मार्च 24 के डेटा से कंपेयर करेंगे तो उस क्वार्टर जो जो जस्ट सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है, या सपोज मार्च 24 के डेटा को हम दिसंबर 24 के डेटा से कंपेयर करेंगे तो उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल बेसिस या सीक्वेंशियल लेवल ग्रोथ या डिक्लाइन जो भी है। तो 16.1% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ग्रोथ हुई है और 6.7% सीक्वेंशियल के हिसाब से डिक्लाइन हुआ है। नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, आप लोग अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट देखिए ये जून 23 में कितना था, फिर जून 24 में कितना हो गया, तो मतलब 6.7% कम हो गया। मार्च 24 में कितना था, जून में कम कितना था, तो कितना हो गया, बढ़ गया। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंशियल ग्रोथ आपको ज़्यादातर माइनस में ही मिलेगी। देखिए आप सब में माइनस में, कंटिजेंस प्रोविजन में तो ऑब्वियसली बात है प्लस में होगी, लेकिन वो उसमें प्रोविजन में प्लस में होना अच्छी बात थोड़ी ना है। तो इन टोटल क्या मतलब हो गया इसका, कि ये सिक्वेंशियल इसलिए भी कम है क्योंकि भाई जून क्वार्टर है, तो ऑब्वियस की बात है कि जो जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो मार्च में ज़्यादा हाइप पर होते हैं। तो मार्च में तो ग्रोथ दिखेगी ही दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है। जून चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नेट इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे वो आपका लोन पोर्टफोलियो हो, चाहे आपका डिपॉजिट पोर्टफोलियो हो, वो सभी आपका ओवरऑल सिक्वेंशियल्स में कमी होगा। ये सारे इसके डेटा दिए, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गो विद इट। आई ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। 2 मिनट वीडियो वॉच कर लीजिए, कॉपीराइट डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बवाल बैंकिंग क्लासेस। अगला बताया गया है कि जो सोमनाथन है आपके टीवी सोमनाथन, जो कि यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है, वो एक इवेंट अटेंड किया था बजट विद बीएस, जो कि द फाइन प्रिंट जो कि मुंबई में हुआ था और द फाइन प्रिंट ने करवाया था जुलाई 31 2023 को। उसके बारे में उन्होंने बताया है कि टीवी सोमनाथन का कहना ये है कि जो गवर्नमेंट का प्लान है उसके हिसाब से फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.5% से नीचे आ जाएगा बाय, मतलब उसका रेंज कर दिया जाएगा 2026 तक। ये इनका प्लान है गवर्नमेंट का बेसिकली। ये इसलिए कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम वगैरह जो लाए हैं बहुत अच्छी हैं, ये इन्होंने बताया है। इसको डिस्कस करने का मेन रीज़न ये है कि आपकी जो बजट में जो स्कीम्स आई हैं वो थोड़ा आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो प्रोजेक्ट किया गया है कि 2026 तक 4.5% के नीचे आ जाएगा। जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो आज के डेट में कितना चल रहा है, 58.2%, उसको भी कम करके सस्टेनेबल लेवल पर लाने की कोशिश करी जा रही है। डेब्ट टू जीडीपी को ऐसे समझ लीजिए कि सपोज अगर इंडिया की जीडीपी इस समय 100 रुपये है तो उसमें से 58 रुपये हमारे ऊपर कर्जा है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो इन रियलिटी 42 रुपये बचा, ठीक है। इसीलिए 58.2% को ऐसे याद कर लीजिए। फ्यूचर टारगेट्स के लिए इन्होंने कहा है कि सस्टेनेबल टारगेट्स और फिजिकल डेफिसिट रेंज को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बजट है उसका फोकस बेसिकली जो भी पुरानी स्कीम्स थी उनको कंटिन्यू करना और नई स्कीम्स जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इंटर्नशिप स्कीम, इन सबको जोड़ना है, इन सबके थ्रू और एक्सेस देना है। फूड और सब फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ में कोई चेंज नहीं किया गया है। आई होप आपको एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और इंटर्नशिप स्कीम पता है। बेसिकली ये है कि इंटर्नशिप स्कीम में आप जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो 500 कंपनीज है टॉप की, उनमें इंटर्न कराना कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने, ये कर दिया है। हालांकि बाद में जब इसमें इंडस्ट्री की तरफ से थोड़ा विरोध आया था तो गवर्नमेंट ने उसको ये भी कह दिया है कि ये मैंडेटरी नहीं है, तो उन्होंने अपना साइडलाइन कर लिया है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये है कि जो भी, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी देते हैं किसी को, तो 15,000 तक 3 बार में उसका जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ का, उसमें गवर्नमेंट देगी। ये इसे बेसिकली कहा गया है जिससे कि लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां बढ़ें, ये मेन गवर्नमेंट का टारगेट है। फिर एक ये इवेंट क्या है, ये यूनियन बजट डिस्कस हुआ राज्यसभा में, उसकी बात करी गई है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने बेसिकली एम्फेसाइज किया है गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैलेंस बजट एलोकेशन के फेवर में है।
उन्होंने हाईलाइट किया उसको और ये बताया कि किसको किसको कितना कितना पैसा दिया है, वही बताया है। अग्निपथ स्कीम वगैरह के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कितना ट्रांसफ़र, 22.91 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में होता है 1 लाख करोड़, ठीक है। तो करीब 23 ट्रिलियन या 23 लाख करोड़ ट्रांसफ़र करेंगे स्टेट्स को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत। भाई ये देखिए, जो भी टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट, उसके बाद उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द स्टेट्स। इस तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि टैक्स सारा एक जगह इकट्ठा होगा, फिर वो अमंग द स्टेट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट एंड देयर सोशल कंडीशनिंग। तो ये 2023 जो कि 23-24 के कंपेरिजन में करीब 2.5 ट्रिलियन ज़्यादा है, ठीक है। इस बार 23 ट्रिलियन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो करीब पिछले साल के कंपेरिजन में 2.5 ट्रिलियन ज़्यादा है। फिजिकल डेफिसिट टारगेट इन्होंने बताया कि इनको 4.5% के आसपास रखने का इनका टारगेट है, उससे कम करने का। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स के लिए 1.52 ट्रिलियन एलोकेट किए गए हैं, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में करीब 8,000 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, जो कि पिछले बजट्स में हमने डिस्कस करी थी, उसको बढ़ावा दिया गया है, उसको कंटिन्यू किया गया है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बूम कर सके। रिटेल इन्फ्लेशन को एवरेज करने की कोशिश, जो 2014 से लेकर 24 तक अगर टोटल रिटेल इन्फ्लेशन देखा जाए एनडीए गवर्नमेंट के टाइम में, तो 5.1% रहा है, ठीक है, ये बताया गया। उग्रो कैपिटल और सिडबी ने पार्टनरशिप कर लिए, किसके लिए, जो आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क कहा था ना को लेंडिंग के लिए, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसमें एसबीआई को उसका कमेटी के लिए बनाया गया था। ये वही को लेंडिंग फ्रेमवर्क है। अब उग्रो कैपिटल, जो कि एक डेटा टेक एनबीएफसी है, उसने सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है, जिससे कि वो एमएसएमईज को अफोर्डेबल और बेटर लोन फैसिलिटी या क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। मेन हाइलाइट्स क्या है इसकी। प्रकाश दुबे कौन है, प्रकाश दुबे हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी, और सचिंद्र नाथ जी कौन है, ये फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उग्रो कैपिटल के, ठीक है। इन्होंने इस पर डिस्कस किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2516 यानी 2516 करोड़ रुपए किस लिए एलोकेट कर किसको दे दिए हैं, पीएसीएस को कंप्यूटराइज करने के लिए। पीएसीएस मतलब क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। 2,516 रुपये इन्वेस्ट कर रही है, 2,516 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, जिससे कि टोटल 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में पीएसीएस यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को कंप्यूटराइज किया जा सके। इसके लिए इन्होंने ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्रामिंग जो होती है, प्रोग्राम्स जो होते हैं, उसके थ्री सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, और इनको सबको नाबार्ड से जोड़ने के लिए, साथ ही साथ अन्य कोऑपरेटिव जैसे शेड्यूल बैंक्स होते हैं ना, सीबीएस पे चलते हैं, उस तरह पीसीएस को करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए उन्होंने 2,516 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने। अभी जुलाई 21 2024 तक का डेटा अगर देखें तो 25,904 टोटल पीएसीएस हैं, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, जो इसके ईआरपी सिस्टम के लिए ऑन बोर्ड आ चुके हैं। जो मॉडल बायलॉज हैं पीएसीएस के, उससे क्या होगा कि उसमें 25 तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि डेयरी, फिशरीज़, फ्लोरिकल्चर, वेयर हाउसिंग, ये सब काम होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन है, ये पीएसीएस को एक मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में ट्रांसफॉर्म करेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और फार्मर्स के लिए नए इनकम सोर्स तैयार होंगे। एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्राम जो होता है, सोल्यूशन डिटेल, उसके बारे में बताया गया है कि इस मॉडल के अंतर्गत फाइनेंशियल सर्विसेज, वेयर हाउस प्रोक्योरमेंट, मर्चेंडाइजिंग, असेट्स का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, ये सब कुछ किया जाएगा। एक मॉड्यूल बन जाएगा इसके लिए, ठीक, कॉमन। एक कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम बनेगा, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस, जिससे कि गवर्नेंस आसान हो सके, लोन डिसबर्सल जो होता है वो स्पीड अप हो सके, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो सके। फाइनेंशियल ओवरव्यू दिया गया है कि अभी तक 654 करोड़ रुपए लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना शेयर जो है वो रिलीज़ कर दिया है कंप्यूटराइजेशन संबंधित जो है पीएसीएस का। जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू जो पीएसीएस यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ जो हैं, वो नाबार्ड और अन्य स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सब से जुड़ जाएंगे, जिससे ओवरऑल उनकी कुशलता और सर्विस डिलीवरी बेटर हो जाएगी। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आगे का देखने के लिए प्लीज़ वॉच पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड शेयर and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.